अच्छा देखिए, पता है क्या, जब जब भी आप कोई ये जो डीएसए इसका इस सेशन का पर्पस ही है ना, कि जब भी हम कोई डाटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो एक तो आप प्रेजेंट करें उसको। कम से कम एक दिन तो हमने रखा हुआ है जिसमें हम प्रेजेंटेशंस आप फॉलो कर रहे हैं। और उसके अलावा फिर वीकेंड पे, फॉलोइंग वीकेंड आप उसी वीक में आपने क्या करना है, आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, एंड देन यू कैन डिस्कस इट ऑन ऑन द स्लैक चैनल एज वेल। ओके, तो इस तरह से आपकी और अच्छी जो है ना प्रिपरेशन होंगी लीड कोड की भी, और आपको समझ और ज़्यादा अच्छी होगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो लर्निंग है वो अच्छी हो जाएगी। जी वालेकुम सलाम सर, तौसीफ। ओके मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब वालेकुम ठीक अस्सलाम। होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी डिटेल देखेंगे कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, एंड देन हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, राइट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्यू है क्या। क्यू आपके पास एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो आपको अलाउ करता है कि आप एलिमेंट्स को एक साइड से ऐड कर सकें और दूसरी साइड से रिमूव कर सकें। जिस साइड से आप ऐड करेंगे उसको आप बैक साइड कह रहे होते हैं या फिर रियर एंड कह रहे होते हैं, और जिस साइड से आप रिमूव कर रहे होंगे, सॉरी जस्ट अ मिनट। ओके, सो आप बैक से एलिमेंट्स को ऐड कर रहे होते हैं और फ्रंट से रिमूव कर रहे होते हैं। अब ये यहाँ पे प्रिंसिपल क्या फॉलो हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कि अ, आप क्या करोगे कि एलिमेंट्स को लाइक जो आपके पास सबसे पहले आएगा ना आपके क्यू के अंदर, वो सबसे पहले रिमूव होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास एक क्यू ही है कि देखिए, जब हम कहीं भी जाते हैं, हम किसी होटल में जाते हैं या फिर किसी भी टिकट काउंटर पे जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि आप अगर लास्ट पे गए हैं तो आप लास्ट वाली जगह पे अपेंड हो जाएंगे, राइट। और जो सबसे पहले वहां पे पहुंचा है वो अपना काम सबसे पहले करेगा और वहां से रिमूव हो जाएगा, राइट। सो आप यहाँ से ऐड कर रहे हैं एलिमेंट्स को और दूसरी साइड से रिमूव कर रहे हैं, इसको हम कह रहे होते हैं क्यू, ठीक है। और ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा होता है, जैसे कि अभी हमने देखा कि जो सबसे पहले गया वो सबसे पहले रिमूव हो जाएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस कौन कौन से हो रहते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है एन क्यू। इसका मतलब ये होता है कि आप एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं अपनी क्यू के अंदर, लेकिन आप बैक से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, आपके पास एक क्यू है, ठीक है, और आप इसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स पड़े हुए थे, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 और 4, ठीक है। अब आप एक और मजीद नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप बैक पे ऐड करोगे। अब ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये आपका रियर पार्ट है, ठीक है। तो क्या होगा कि रियर पार्ट पे जब भी हमने कोई नया एलिमेंट ऐड करना होगा तो आप सिंपली लिखोगे एन क्यू, और जो भी उसके अंदर आपने वैल्यू डालनी है, फॉर एग्जाम्पल 5 डालनी है, तो वो आप उसके अंदर डाल दोगे। आई डोंट नो व्हाट इज दिस इशू, बट मैं नीचे टास्क बार से सेंड कर लें, इसे क्लोज कर लें। ओके। ये आप एरो, ये एरो होगा ना आपके। हाँ इधर, इसमें देखें आ रहा होगा अडोब। यहाँ पे नहीं आ रहा, ये चलेगा अडोब, दोबारा तो। ये अडोब कंटेंट सिंक्रोनाइजर, ये इसको क्लोज कर दें। ओके ओके, एंड टास्क, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, अभी हम देख लेते हैं कि डी क्यू क्या होता है। डी क्यू से मुराद ये है कि आपका जो टॉप है या आपका जो फ्रंट है ना, वहां से आप एलिमेंट रिमूव कर रहे हो। अब जब हमने डाला था ना, तो सबसे पहले हमने 1 डाला था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 किया था। तो जब हमने रिमूव करना है तो सबसे पहले हमने उसी को रिमूव करना है जो सबसे पहले आया था। तो क्योंकि 1 हमारे पास सबसे पहले आया था, तो हम 1 को रिमूव कर रहे होंगे, ठीक है। और इस रिमूव करने के लिए हम डी क्यू ऑपरेशन का यूज करते हैं। अब अगर हमें चेक करना है कि हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी है या नहीं, तो हम सिंपली एक फंक्शन यूज करते हैं, एक बिल्ट इन मेथड है हमारे पास, इज एम्प्टी। इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारी क्यू जो है वो एम्प्टी है या नहीं।
उसके बाद हमारे पास है इज फुल। इज फुल के थ्रू हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारी जो क्यू का साइज जो है वो पूरा हो गया है, लाइक जितना हमने क्यू का साइज रखा था, अगर वो उसमें हमने उतने एलिमेंट्स डाल दिए हैं तो जाहिर सी बात है वो फुल होगी। और इस फुल के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारी क्यू फिल हो गई है या नहीं। इस पीक, अब इस पीक क्या करता है, हमारे पास एक मेथड हमने पढ़ा था पॉप, ठीक है, और ये है पीक। पॉप क्या करता है कि आपने जो भी एलिमेंट डिलीट करना है उसको आप पॉप में डालते हो और वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन पीक क्या करता है, वो सिंपली पीक के अंदर आप जो भी इंडेक्स दोगे ना, या फिर जो भी एलिमेंट आप रिमूव नहीं करना चाहते, आप जस्ट अ मिनट। ओके, चल। स्पीक क्या करेगा कि आप डिलीट नहीं करना चाहते, आप सिर्फ निकाल के देखना चाहते हो कि मेरे पास टॉप पे एलिमेंट कौन सा पड़ा हुआ है, ठीक है। आप पीक लगाओगे वो आपको सिर्फ निकाल के दिखा देगा, डिलीट नहीं करेगा। वो आप क्या करता है, वो डिलीट कर देता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि क्यू में असल में चीज़ें जो है वो असल में दिखती कैसे हैं। तो यहाँ पे आपको एक क्यू दिखाई गई है, ठीक है। और इस क्यू में आपको दिखाया गया है कि आपके पास अ, कितने एलिमेंट्स हैं। 5 4 3 2 1 आपके पास पहले थे। अब यहाँ पे इन्होंने टेल इधर बना लिया और हेड इधर बना लिया। इससे हम सिर्फ इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। आप हेड इधर भी रखना चाहते तो ये फिर 2 3 4 5 इस तरह से अरेंज हो जाता है। तो हमने जस्ट इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ कि ये हमारे पास हेड है और ये टेल है, ठीक है। अब जब भी आप कोई एलिमेंट रिमूव करना चाहोगे तो आप डी क्यू करोगे, कहाँ से, आपकी हेड वाली साइड से, ठीक है। और जब भी आप ऐड करना चाहोगे तो आप हमेशा टेल पे ऐड करोगे, आप वहाँ पे एन क्यू लगाओगे, ठीक है। चलिए, अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ क्यूज कौन कौन सी होती हैं। एक तो जो अभी आपने एग्जांपल देखी है ना, अभी जो आपने देखा कि एक सिंपली आपको एक क्यू डिमॉन्स्ट्रेट कराई गई है जहाँ पे एक साइड से आप एन क्यू कर रहे हो, दूसरी साइड से डी क्यू कर रहे हो। अब वही हमारे पास लीनियर क्यू थी, लेकिन क्यू की हमारे पास एक और टाइप भी होती है, सर्कुलर क्यू, एंड एक होती है हमारे पास प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। अब ये क्या है और ये किस तरह से काम करती हैं, ये आपकी लीनियर क्यू से या फिर सिंपल क्यू से किस तरह से डिफरेंट है, हम इसका थोड़ा सा ब्रीफ सा देख लेते हैं। कल हम सर्कुलर क्यू का कोई क्वेश्चन कर लेंगे, इन परसों प्रायोरिटी क्यू का, या फिर कल ही इन दोनों का एक एक क्वेश्चन कर लेंगे, उसके साथ में थोड़ा सा मजीद डिटेल में देख लेंगे। अच्छा, लीनियर क्यू तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। एनी क्वेश्चन? ओके, चलिए, अभी हम लीनियर क्यू देख लेते हैं। लीनियर क्यू जैसे कि अभी आपको पहले बताया गया कि आपका एक फ्रंट पार्ट होगा, एक रियर पार्ट होगा, ठीक है। आपने जब भी इंसर्ट करना है आपने रियर पार्ट या फिर टेल वाली साइड पर इंसर्ट करेंगे आप। और जब भी आपने डिलीट करना है आप हमेशा फ्रंट पार्ट से डिलीट करेंगे। अब जो आपकी लीनियर क्यू होती है ना, उसमें एक जो बात आपने याद रखनी है कि एक तो सिंपल आपके पास क्यू है, एक है एक लिखा होता है डी क्यू, ठीक है। अब डी क्यू का मैंने आपको पीछे बताया था कि डी क्यू का मतलब ये होता है कि आप कोई भी एलिमेंट डिलीट करना चाहते हो, ठीक है। आप टॉप से कोई भी एलिमेंट या फिर फ्रंट से डिलीट करना चाहते हो। अब एक और भी डी क्यू लिखा होता है जो कि होता है, मैं आपको लिख के उसका स्पेलिंग दिखाती हूँ। पहली वाले में तो हमारे पास क्यू के स्पेलिंग थे ना, अब ये वाले में हमारे पास स्पेलिंग होते हैं DEQUE। ओके, ये हमारे पास स्पेलिंग होते हैं, ठीक है। अब ये वाली क्यू में और ये वाले डी क्यू में और दूसरे डी क्यू में हमारे पास क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे एक मिनट। मैम इसको ओपन रहने दें, इसको ना ड्रैग करके बस साइड पे करें थोड़ा सा, ये बार बार यही आता कर रही हूँ। रहेगा। ओके, अच्छा,
तो हमारे पास ये जो डी क्यू लिखा होता है और जो डी क्यू हमने पहले देखा है कि जिसका मतलब ये है कि आप कोई भी एलिमेंट डिलीट करना चाहते हो, इसमें क्या डिफरेंस है। अब ये डी क्यू है डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू से मुराद ये होता है, या डबली एंडेड क्यू, उससे मुराद ये होता है कि आप ये जो आपका रियर पार्ट है ना, यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हो और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। इसी तरह जो आपका फ्रंट पार्ट है, यहाँ से आप इंसर्ट भी कर सकते हो और यहीं से डिलीट भी कर सकते हो। लाइक जो लीनियर क्यू थी या सिंपल क्यू थी, वो एक साइड से आपको इंसर्ट करना अलाउ करती थी, दूसरी साइड से डिलीट करना अलाउ करती थी। बट जो डबल एंडेड क्यू होती है, उसमें ये फायदा हो जाता है आपको कि आप दोनों साइड से इंसर्ट कर सकते हो, दोनों साइड से डिलीट कर सकते हो। वो भी आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होती है ना, वो बिग ऑफ वन में, जिसको हम कांस्टेंट टाइम कहते हैं, कांस्टेंट टाइम में अलाउ करी होती है। इसलिए दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर। जब भी आपको कहीं पे भी एफिशिएंटली एलिमेंट्स को डिलीट करना हो या फिर आपने ऐड करना हो, जहाँ पे भी आपको एफिशिएंट ऑपरेशंस चाहिए, वहाँ पे या तो आप क्यू कंसीडर कर रहे होते हो या डी क्यू कंसीडर कर रहे होते हो बेस्ड ऑन योर सिनेरियोज। ठीक है, अब ये डिफरेंस आपने हमेशा याद रखना है, अदरवाइज इट कंफ्यूजेज यू कि डी क्यू का मतलब तो ये था कि हमने एलिमेंट डिलीट करना है, बट यहाँ पे तो डी क्यू में क्या हो रहा है कि डी क्यू आपकी डबली एंडेड क्यू है और हम उसको लिख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है। तो बाद में आपको कंफ्यूज ना करे, इसलिए बेटर है कि आप डी क्यू एंड डी क्यू का डिफरेंस याद रखें। ठीक है, ओके। अभी हम देख लेते हैं, हमारे पास है सर्कुलर क्यू। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। मिस रिपीट कर दीजिएगा ये डीक्यू और इसका डिफरेंस जो आप बता रही Okay. हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पास क्यू में ना डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, जो कि एक ऑपरेशन है डी क्यू। क्यू के जो भी स्पेलिंग होते हैं ना, वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह करके मेरे ख्याल में क्यू के यही स्पेलिंग है, अगर गलत भी हैं तो हाँ यही है। ठीक है, अब एक हमारे पास ये ऑपरेशन था। ठीक है, ये ऑपरेशन क्या करता है कि आप जब भी किसी अरे से कोई सॉरी किसी भी क्यू से कोई भी एलिमेंट डिलीट करना चाहते हो ना, डिलीट कहाँ से करते हैं हम, फ्रंट से। तो आप डी क्यू और वहाँ पे या तो वहाँ पे वो एलिमेंट या फिर उसका जो भी इंडेक्स आपने देना होता है, या फिर आप जब भी डी क्यू कर रहे होते हो तो आप उसके अंदर वो एलिमेंट ज़्यादातर दे रहे होते हैं। ठीक है, तो आप इसके थ्रू ना आप वो वाला एलिमेंट डिलीट कर सकते हो। लेकिन एक और वर्ड हम ज़्यादातर क्यू के क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, जो कि है डी क्यू। ठीक है, अब ये डी क्यू क्या है, स्पेलिंग में डिफरेंस है दोनों के, लेकिन पढ़ा इनको डी क्यू ही जाता है। अब ये हमारे पास है डबली एंडेड क्यू। डबली एंडेड क्यू से मुराद ये होता है कि अगर आपके पास एक क्यू है ना, तो उसका ये अगर फ्रंट पार्ट है और सेकंड वाला उसका रियर पार्ट है, तो आप दोनों साइड से रिमूव कर सकते हो और दोनों साइड से ऐड कर सकते हो एलिमेंट्स को। ठीक है, सिंपल क्यू में हम एक साइड से डिलीट कर सकते थे और एक साइड से रिमूव कर सकते थे। डबली एंडेड क्यू में आप दोनों साइड से ऐड और रिमूव कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है मैम आपको। जी मिस, थैंक यू। ओके, अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा अबाउट सर्कुलर क्यू। ठीक है, अच्छा, सो सर्कुलर क्यू क्या होता है आपके पास, जब आपके पास एक सिंपल क्यू था या फिर आपके पास डबल एंडेड क्यू भी था, जो कि आपको बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली दोनों साइड से ऐड और रिमूव भी करने दे रहा है, तो हम सर्कुलर क्यू क्यू लेके आए हैं। सर्कुलर क्यू एक्चुअली में है क्या, सर्कुलर क्यू क्या करती है कि आपके पास अगर एक क्यू थी ना, इसके अंदर इसकी कैपेसिटी हो गई फुल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कैपेसिटी थी 3 एलिमेंट्स ऐड करने की, आपने तीनों एलिमेंट्स डाल दिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपने ना एक एलिमेंट रिमूव कर दिया। ठीक है, आपने यहाँ से एक एलिमेंट आप रिमूव कर देंगे। अब हमें पता है कि जब भी सिंपल क्यू होती है ना, उसके अंदर अपेंड हम हमेशा इधर से कर सकते हैं। ठीक है, हम इधर से नहीं कर सकते, लेकिन इसकी तो कैपेसिटी हो चुकी है फुल, इसकी कैपेसिटी ही इतनी थी, तो हम इसका मतलब है यहाँ से भी यहाँ से अपेंड नहीं कर सकते। लेकिन ये जो एक जगह है ना, ये मेमोरी के अंदर खाली पड़ी हुई है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम किसी तरह इस एक जगह को भी यूटिलाइज कर लें। यहाँ से तो हम ऐड कर ही नहीं सकते क्योंकि हम सिंपल क्यू यूज़ कर रहे थे। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी क्यू को सर्कुलर क्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि आप अपनी जो लास्ट टेल होती है ना, उसको कनेक्ट कर देते हो अपने हेड के साथ। ठीक है, अब इस कनेक्शन से क्या होता है कि ये आपको अलाउ कर देती है कि आप यहाँ पे ना अपना जो भी नया एलिमेंट डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। इस तरह मेमोरी में जो आपकी स्पेस होती है ना, वो ज़ाया नहीं होती, बल्कि आप इसको एफिशिएंटली यूज़ कर लेते हो। इसी तरह अब यहाँ पे ये एग्जांपल आपको दी हुई है कि क्या किया हुआ है। अब 5 आपका रियर था
और 0 आपका फ्रंट था। ठीक है, आपने सिंपली क्या किया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है, बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है। तो ये आपको अगर आप विजुअलाइज करें तो इस तरह से एक सर्कल बन जाता है, क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो एक सर्कुलर आप व्यू उसका कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल वे में ये इतना कॉन्सेप्ट है आपका सर्कुलर ट्यूब का। ठीक है, ताकि आप मेमोरी को बचाना चाहते हैं, आप उनको आप ये चाहते हैं कि आपकी मेमोरी ज़ाया ना हो, तो आप सर्कुलर ट्यूब यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम मैम देख लेते हैं। जीरो इंडेक्स पे पहले से एलिमेंट मौजूद नहीं है। 0 इंडेक्स पे हमने रिमूव कर दिया हुआ है। हमने क्या किया कि हमारे पास ना 3 एलिमेंट्स थे हमारी क्यू के अंदर, और हमारी कैपेसिटी भी 3 की ही थी, हमारी कैपेसिटी हो गई फुल। ठीक है, उसके बाद हमने डी क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म किया और 1 को रिमूव कर दिया। ठीक है, आपने 1 को रिमूव किया तो ये वाली जगह खाली हो गई। ठीक है, अब ये वाली जगह आपके पास खाली पड़ी है और आपके पास सिर्फ 2 और 3 है यहाँ पे। तो लेकिन आप चाहते हैं, अब आपकी ये वाली जगह खाली पड़ी हुई है, लेकिन आपके पास मजीद कोई इनपुट्स आ गई या फिर कोई नया एलिमेंट आ गया जो आपको ऐड करना है, लेकिन स्पेस है ही नहीं। तो आपने क्या किया, आप सर्कुलर क्यू में कन्वर्ट कर लिया और आपने सिंपली यहाँ पे वो जो नया एलिमेंट आपके पास आया था ना, क्योंकि स्पेस खाली पड़ी है, तो यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, जी जी ठीक है, थैंक यू। ओके, प्रॉब्लम। ओके, अभी हम देख लेते हैं प्रायोरिटी क्यू को। अच्छा, प्रायोरिटी क्यू बहुत मज़े की चीज़ है, और सबसे ज़्यादा जो रियल वर्ल्ड में चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, एप्लीकेशंस बन रही होती हैं ना, उनमें प्रायोरिटी क्यू का या फिर हीप का कॉन्सेप्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। अब अगर आप सिंपल लेमन टर्म्स में समझें कि प्रायोरिटी से मुराद क्या है, प्रायोरिटी से मुराद सिंपली ये है कि आपका ये जो भी एलिमेंट, आप जब एक नई मैं इसको विजुअलाइज करती हूँ साथ साथ, जस्ट अ मिनट। जब भी आप एक न्यू क्यू बना रहे होगे ना, अब आपके पास ये एम्प्टी है सबसे पहले क्यू, आपने एक एक करके इसके अंदर एलिमेंट्स डालने हैं। जब आप एलिमेंट्स डाल रहे होगे ना, फॉर एग्जांपल आपके पास आया 5, उसके बाद आया आपके पास 32, उसके बाद आपके पास आया 7, उसके बाद आया 16, उसके बाद आया 19। ठीक है, तो जब भी एलिमेंट्स आपके पास आ रहे होते हैं ना, तो आप उनको ना सिंपली उसके साथ साथ ना उनकी प्रायोरिटी भी आ रही होती है। 5 की प्रायोरिटी भी आएगी साथ, इनपुट में आपको दी जा रही होती है ये क्यू को बनाने के लिए। ठीक है, आपको 5 देंगे, साथ में इसकी प्रायोरिटी भी बताएंगे कि इसकी प्रायोरिटी है 1। 32 की प्रायोरिटी बता दी उन्होंने कि 5 होगी। 7 की प्रायोरिटी बता दी कि 2 होगी। ठीक है, 16 की प्रायोरिटी बता दी कि 3 होगी। ठीक है, और 19 की प्रायोरिटी बता दी 4 होगी। तो जब आप न्यू क्यू बनाओगे ना, तो आपके पास 5 आया, 1 आया, आपने उसको यहाँ पे अपेंड कर दिया। ठीक है, आपने फ्रंट पे उसको डाल दिया। उसके बाद आपके पास आया 32 जिसकी प्रायोरिटी थी 5। ठीक है, आपने 32 डाला और 5 उसकी प्रायोरिटी थी, तो आपने क्या किया, यहाँ पे साथ ही आ जाएगा। लेकिन जब आपका आएगा ना 7, तो यहाँ से ये डिस्प्लेस होगा, और आपकी जो 7 की प्रायोरिटी है ना, 7 क्योंकि पहले उसने प्रोसेस होना है, तो फ्रंट में सबसे पहले 5 है, हमें पता है कि फ्रंट से रिमूव होते हैं, तो प्रोसेस सबसे पहले 5 होगा, क्योंकि प्रायोरिटी 7 की आई है 2, तो यहाँ पे हम 7 डाल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास 16 है, तो 16 आएगा, तो आपने सिंपली उसके बाद उसकी प्रायोरिटी भी आई है, तो 7 के बाद आप 16 डाल दोगे, ये थर्ड नंबर पे ये प्रोसेस हो जाए। उसके बाद आपकी 19 है, तो 19 को आप यहाँ पे डाल दोगे। इवन कि हो क्या रहा है कि 5 के बाद 32 आया था। ठीक है, तो हम तो ये सोचेंगे कि 5 के बाद यहाँ पे 32 आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद 32 आया था, उसके बाद आया था 7, तो 7 यहाँ आए, 16 इधर आए और 19 इधर आए। बट हो क्या रहा है कि उसके साथ साथ उसकी प्रायोरिटी भी हमें इनपुट में दी जा रही है कि आप ऐसे करें, जब अपने क्यू को सेट कर रहे हैं तो इस प्रायोरिटी के हिसाब से सेट कर लें, ताकि जब प्रोसेसिंग हो ना, तो सबसे पहले 5 रिमूव हो, उसके बाद आपका 7 रिमूव हो, उसके बाद 16 रिमूव हो, उसके बाद 19 एंड उसके बाद 32, या फिर आप जो भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो उस बेसिस पे। इसका सिंपल टू अंडरस्टैंड जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो ये है, आपने ऐसे ही याद रखना है कि आपको इनपुट में क्यू भी मिलेगी और उसकी प्रायोरिटी भी मिलेगी। ठीक है, ओके, अभी हम देख लेते हैं कि क्यू की एप्लीकेशंस क्या हैं। क्यू हमारे पास क्या होती है, अच्छा एक बहुत ही प्यारी सी एग्जांपल है इसकी, आपका प्रिंटर। आप अगर कभी प्रिंटर शॉप पे गए हों, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स डाल देते हैं और एक एक करके पेज बाहर आ रहा होता है प्रिंट होके। अब वहाँ पे जो अंदर मैकेनिज्म लगा हुआ है ना, वो क्यू का लगा हुआ है।
क्या होता है कि जब वो डॉक्यूमेंट्स अंदर रखते हैं प्रिंट करने के लिए, तो वो एक डी क्यू के अंदर उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो स्टोर हो रही होती है एक डी क्यू के अंदर। अब उन्होंने एक साथ फॉर एग्जाम्पल 10 पेजेस रखे थे। 1 मिनट में आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करती हूँ इस चीज़ को, कि देखें एक साथ फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपने प्रिंटर के अंदर ना 10 पेजेस रखे थे, ठीक है। अब वो 10 पेजेस प्रिंट होंगे सबसे पहले नंबर पे। अब सबसे एक पेज नीचे होगा, उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर। अब जो सबसे नीचे होगा वो सबसे पहले रखा गया था, राइट। इसलिए वो क्या होगा कि सबसे पहले वही पेज प्रिंट होके बाहर आ रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके पीछे, उसके बाद उसके ऊपर वाला पेज, उसके बाद उसके ऊपर वाला पेज, इस तरह करके वो एक एक करके बाहर आ रहे होते हैं प्रिंट होके। तो ये जो शेड्यूलिंग हो रही होती है ना वहाँ पे, वो क्यूज की मदद से हो रही होती है, ठीक है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा है वो जो अपनी टास्क शेड्यूलिंग कर रहा होता है कि सबसे पहले ये टास्क परफॉर्म होगा, उसके बाद ये टास्क परफॉर्म होगा, वो भी क्यूज को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। अब देखिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल टास्क हो रहे होते हैं। जो टैब आप पहले खोलोगे, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि ये टैब पहले खुली है तो इसको पहले मैंने एग्जीक्यूट करना है, जो बाद में खुलेगी वो बाद में आएगी, राइट। उस तरह आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के इनर में बहुत सारे काम हो रहे हैं, जो कि वो टास्क शेड्यूलिंग जो कर रहा है वो विद द हेल्प ऑफ क्यू कर रहा है, कि जो चीज़ पहले उसके पास आएगी वो पहले प्रोसेस होगी और पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, और पहले वो उस काम को ख़त्म करके एग्जिट कर देगा, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं क्यू की। अगर आपसे कोई भी पूछे कि अच्छा आपने क्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसकी कोई रियल वर्ल्ड की एग्जांपल दें, तो आपको कुछ और याद होना हो, आपको इतना याद होना चाहिए कि हमारे जो प्रिंटर्स होते हैं उसमें बैकएंड पे क्यू इम्प्लीमेंटेड होता है, राइट। ओके, अब हम देख लेते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से सिंपली मुराद ये है कि आप जो अस्सलाम भी वालेकुम मैम। ऑपरेशंस परफॉर्म। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मैम सॉरी टू इंटरप्ट, काइंडली मुझे बता देंगे कि इस सेशन के स्टार्ट में टाइपिंग टेस्ट हो चुका नो सर, नहीं हुआ यहाँ है? पे। मैम आप 5 मिनट मुझे दे देंगे काइंडली? सर जफर की तरफ से एक टास्क असाइन किया है हमें, तो हमें सिर्फ 5 मिनट चाहिए आपके सेशन के। तो जी सर, ज़रूर आप लें। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, जितने भी यहाँ पर मेंबर्स पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं, आप सब ने अभी एक टास्क परफॉर्म करना है। वो टास्क ये है कि आपको अभी मैं आपने क्या करना है, मोंकी टाइप वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर आपने 15 सेकेंड या 30 सेकेंड का एक टाइपिंग टेस्ट करना है अभी। और उस टाइपिंग टेस्ट का जो भी रिजल्ट आएगा उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है और उसको लिंक्डइन पर पोस्ट करना है अभी। ठीक है? फिर आपकी जो पोस्ट होगी उसका आपने लिंक कॉपी करना है। उस लिंक को एक गूगल फॉर्म के अंदर फिल करना है। मैं गूगल फॉर्म का लिंक आपको दे चैट के अंदर। तो आपने क्या करना है, उस फॉर्म के अंदर वो फिल कर देना है। तो ये 5 मिनट का टास्क है। आप लोग जल्दी से मोंकी टाइप पर टाइपिंग टेस्ट कर लें, 15 या 30 सेकंड का। जी स्टूडेंट्स, आप सब अभी काइंडली अपना अपना लैपटॉप पे परफॉर्म करें, एंड जैसे सर ने गाइड किया वैसे करें, एंड 5 मिनट में इसको रैप अप कर लें, ठीक। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। जी, मैंने आपके साथ ना चैट के अंदर गूगल फॉर्म का लिंक शेयर कर दिया। तो आप सब लोगों ने अपने लिंक्डइन पोस्ट का जो लिंक है ना, उस फॉर्म के अंदर फिल करना है। और अगर किसी ने पहली कभी लिंक्डइन की पोस्ट नहीं की टाइपिंग के रिलेटेड, तो मैं एक टेम्पलेट के तौर पे आपको एक पोस्ट दे रहा हूँ। आप इसको देख के भी पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी करनी है आपने ना पोस्ट लिंक्डइन पर। अगर आपको कहीं भी कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने ऐसा करना है कि आपने सबसे पहले मोंकी टाइप के नाम पे एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाना है। वहां पर आपने 15 या 30 सेकंड का एक टाइपिंग टेस्ट, 15 से 30 सेकंड का ना आपने एक टाइपिंग टेस्ट सॉल्व करना है। तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर पोस्ट करनी है। और साथ में फिर उसी पोस्ट का लिंक कॉपी करके मैंने आपको चैट के अंदर एक गूगल फॉर्म दिया है, उस फॉर्म के अंदर आपने फिल कर देना है।
जब आप लोग ये टास्क कर लें तो आप चैट के अंदर मुझे बता दीजिएगा कि आपने टास्क कंप्लीट कर लिया है। मैम 5 मिनट्स के बाद आप दोबारा कंटिन्यू कर लीजिएगा। जिन्होंने पिजन का टास्क आता है वो कंप्लीट करके आपको ज्वाइन कर लेंगे। जी सर, ओके। मैम ऐसा कीजिएगा, आप ना मोंकी टाइप वेबसाइट ओपन करके ना ज़रा उसका इंटरफेस भी दिखा दें। जी सर, ये देखें मेरे पास खुली हुई है मंकी टाइप वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे आपको ना डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस शो हो रही हैं। यहाँ पे आपको 10 सेकंड का एक शो हो रहा है, सॉरी 10 वर्ड्स का। यहाँ पे आप 10 वर्ड्स टाइप करके अपनी स्पीड चेक कर सकते हैं। और 25 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे 25 वर्ड्स के थ्रू आप 10 या 25 ही कर लें। इसके अलावा आपके पास और ऑप्शंस भी हैं। और अगर इसके बाद आप फ्री टाइम में अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास वर्ड्स वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको वर्ड्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप कितने वर्ड्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और यहाँ पे नंबर्स वाला भी ऑप्शन है, अगर आप नंबर्स के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और पंक्चुएशन वाला भी ऑप्शन है। सो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करें, पहले बेशक वर्ड्स से स्टार्ट करें, फिर नंबर्स पे चले जाएं और फिर पंक्चुएशन पे चले जाएं। सो अभी के लिए आपने ये करना है सिंपली कि आपने वर्ड्स को सिलेक्ट करना है और साथ में 10 को सिलेक्ट करना है और या फिर 25 को। और आपने इसको करने के बाद आपका जो भी रिजल्ट आ रहा होगा उसका स्क्रीनशॉट लें और इसको आप लिंक्डइन पे अभी पोस्ट बना के डाल दें, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? अगर किसी को स्टिल नहीं क्लियर तो बेशक वो माइक ओपन करके पूछ लें या चैट सेक्शन में बता दें, आपको दोबारा बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपने करना है। मैम लिंक कॉपी करना है उसका भी बता दें कि लाइक वो जो जहाँ पे हमने इसका लिंक भी कॉपी करना है। मैम सॉरी, आप कौन से आप लिंक की बात कर रही हैं? मैं समझ गया, ओके, मैं समझाता हूँ आपको। लिंक्डइन आपने वाले ऐसा करना है लिंक। कि जब आपने लिंक्डइन पर पोस्ट कर लेनी है ना, आपने अपनी उसी पोस्ट का लिंक कॉपी कर लेना है। उस लिंक को आपने फिर अपनी इसी सेशन की चैट में आना है। यहाँ पर आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मैंने दिया होगा, उस लिंक को ओपन करना है। वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी हुई है, आपका नेम, सेशन का नेम, और वहाँ पर आपने वो लिंक पेस्ट कर देना है अपनी पोस्ट का और सबमिट कर देना है बस। मैम आपको समझ आ गई है? अभी चैट में किसी का रिप्लाई है कि उन्होंने लिंक पोस्ट नहीं किया, स्पीड सबमिट करी, तो आप एक और न्यू रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं वहाँ पर ना, उसी फॉर्म के ऊपर ही।
32 पार्टिसिपेंट्स में से सिर्फ अभी तक 2 लोगों ने रिस्पॉन्स सबमिट किया है। क्या समझ नहीं आई आप लोगों को कि कैसे करना है ये टास्क? देखें, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, वेरी गुड। स्टूडेंट्स इस टास्क को सीरियसली लें एंड अभी के अभी कंप्लीट कर दें, क्योंकि आपकी टाइपिंग स्पीड आपके लिए एक बहुत क्रूशियल चीज़ होती है आपकी जर्नी में। सो आपको एम्फसाइज भी इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आपका जो मेजर चीज़ है, आपने अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, आपने उससे बात कैसे करनी है थ्रू टाइपिंग, राइट। अगर आपके पास स्पीड अच्छी होगी, आप अपनी बात जल्दी कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट। सो अभी के अभी इसको कंप्लीट कर लें एंड देन हम आगे मूव करते हैं। और जो आप ये रिस्पॉन्स सबमिट करवाएंगे ना, तो एक एक मेंबर की पोस्ट ओपन करके सर सफर शायद खुद देखेंगे। तो जितनी आप कोशिश करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस लें, क्योंकि सर जफर शाह की तरफ से ये हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि हम जितने भी पार्टिसिपेंट, जितने भी सेशंस हैं ना, उनमें हर मंडे ये उनसे फॉर्म फिल करवाया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे भी आपसे मेरी इसी टाइम मुलाकात होगी, हमें ये एक्टिविटी करनी है। बाकी जिन्होंने का जो कर रहे हैं वो काइंडली जल्दी कंप्लीट कर लें, वापस सेशन में आ जाएं। मैम आप कंटिन्यू कर सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर। चलिए हम अभी कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने बात करनी है थोड़ी सी अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे क्यू के अंदर क्या हो रहा है कि आपको पता है कि आपके जो एलिमेंट्स होते हैं ना क्यू के अंदर, आपकी एक क्यू है और आपको पता है कि आपने हमेशा ऐड यहाँ से करना है और मैम डिलीट आपकी इधर। स्क्रीन नहीं शो हो रही। ओके सॉरी, आई फॉरगॉट टू शेयर। ओके, अभी शेयर हो रही है। मैम हो रही है। ओके, अच्छा। अब आपको पता है कि आपने हमेशा ऐड इधर से करना है और डिलीट यहाँ से करना है, ठीक है। तो कांस्टेंट टाइम में आपके ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, एन क्यू के भी और डी क्यू के भी, ठीक है। और जो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो रही होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आप क्या कर रहे हैं कि आप एक एक करके एलिमेंट इसके अंदर डाल रहे हैं, राइट। आपके पास अगर 5 एलिमेंट आए हैं, आपने 5 के 5 अपनी क्यू के अंदर स्टोर करवाए हैं एन क्यू के ऑपरेशंस के थ्रू, तो आपकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ओ ऑफ एन में चली जाएगी। लेकिन जो आपके ऑपरेशंस होते हैं, लाइक आपने रिमूव करना है या ऐड करना है, तो वो आपने कांस्टेंट टाइम में हो रहा होता है आपका। आप एक साइड से ऐड कर रहे होते हो और दूसरी साइड से डिलीट कर रहे होते हो। इज दिस क्लियर? ओके, चलिए अभी हम ना एक बहुत मजे का क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ रीसेंट कॉल्स। लीड कोड पे हम इसको देख लेते हैं और इसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्यू का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है क्या और ये हमसे डिमांड क्या कर रहा है, और फिर हम इसकी अप्रोच को समझेंगे कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है हमने, और फाइनली फिर हम इसका कोड देख रहे होंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ रीसेंट कॉल। You have a recent counter class which counts the number of recent requests within a certain time frame. आपके पास क्या है, एक recent counter class आपको दी गई है जो कि आपको कोड में नजर भी आ रही है, ठीक है। और आपने क्या करना है, ये क्लास क्या करती है, नंबर ऑफ recent requests को काउंट करती है किसी भी certain टाइम फ्रेम में। अगर मैं आपको सबसे पहले जनरली बताऊं और फिर हम इसकी जो है ना इंग्लिश पढ़ रहे होंगे और इसको देखेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर पता है क्या है, आप ना समझिए अपने आप को कि आपका एक बिजनेस है और आपके बिजनेस के पास ना रिक्वेस्ट आती हैं, ठीक है। और इन रिक्वेस्ट को ना आप स्टोर करते हो रीसेंट काउंटर के अंदर, ठीक है। जब आपके पास एक रिक्वेस्ट आएगी ना, तो वो रिक्वेस्ट किसी टाइम पे आएगी, आपको साथ में टाइम भी बताया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको टाइम बताया जाएगा मिली सेकेंड्स के अंदर, सेकेंड्स के अंदर नहीं, मिली सेकेंड्स के अंदर आपको बताया जाएगा। अब कोई यूजर आता है आपके पास और कहता है कि आपका बिजनेस है, आपने अपनी सारी चीजें स्टोर करके भी रखते हो, आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन है अबाउट रिक्वेस्ट कि आपके पास कितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं कितनी नहीं आ रही, आपने स्टोर की हुई हैं अपनी रीसेंट काउंटर क्लास के अंदर। लेकिन मैं चाहता हूँ, यूजर कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे करें कि पिछले 3 सेकेंड्स में या फिर पिछले पिछले 3000 मिली सेकेंड में, 3000 मिली सेकेंड मिलके कितना बनाते हैं, 3 सेकेंड, उसमें जितनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आई है ना उनको काउंट करके मुझे बता दो, ठीक है। अब ये आपका सिंपल टर्म्स में क्वेश्चन है कि रीसेंट काउंटर के अंदर आपने ना स्टोर की हुई थी अपनी जितनी भी आपके पास रिक्वेस्ट आई थी ना उनका टाइम।
कि पहली रिक्वेस्ट फॉर एग्जांपल 1 मिली सेकंड पे आई, जैसे आपको एग्जांपल में दिखाया गया, दूसरी रिक्वेस्ट आपके पास आई 100 मिली सेकंड के ऊपर, तीसरी रिक्वेस्ट आपके पास आई 3001 मिली सेकंड के ऊपर, और फोर्थ रिक्वेस्ट आई 3002 मिली सेकंड्स के ऊपर। ठीक है, अब आपने ये सारी जो है ना आपको इनपुट में ये आपके पास रिक्वेस्ट आ रही थी, ठीक है, और ये आपने स्टोर की हुई है, ठीक है, अपने रीसेंट काउंटर क्लास के अंदर। लेकिन क्या है कि यूजर जो आया है ना वो चाहता है कि आप उसको ना रिटर्न करो, कि किसी भी टाइम पे ना, लाइक अगर ये वाली जो रिक्वेस्ट आई है वो चाहता है कि ये वाली रिक्वेस्ट के अलावा पिछले 3 मिली सेकंड में टोटल कितनी रिक्वेस्ट आई थी। फिर 100 पे जो आया है ना, 100 पे जो रिक्वेस्ट लेके आया है वो चाहता है कि मुझे ना ऐसे करो, 100 का तो बताओ ही, 100 को भी काउंट कर लो, लेकिन 100 के पीछे जितनी भी 3 मिली सेकंड तक, सॉरी 3 सेकंड तक जितनी भी रिक्वेस्ट आई हैं उनको काउंट करो एंड उनका काउंट मुझे बता दो। उसके बाद 3001 मिली सेकंड पे जो भी कस्टमर आया था, जो भी यूज़र आया था, जो ये जानना चाहता था कि 3 सेकंड में कितनी रिक्वेस्ट आई हैं, वो चाहता है कि मुझे पिछले 3 सेकंड का सारा डेटा बता दो। ठीक है, उसी तरह 3002 वाला भी यही चाहता है। अब हर यूज़र जो आ रहा है वो एक रिक्वेस्ट भी लेके आ रहा है और साथ में हमसे ये पूछ रहा है, रिक्वेस्ट का वो हमें टाइम बता रहा है कि मैंने रिक्वेस्ट इस टाइम पे की है, और हमसे ये डिमांड कर रहा है कि मुझे सिंपली ये बता दें कि मेरे अलावा पिछले 3 सेकंड में कितनी जो हैं वो रिक्वेस्ट आपके पास आई हैं, ये मुझे काउंट करके बता दें। ठीक है, अच्छा, अब सिंपल टर्म्स में आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। अभी हम इसको मजीद देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए, इम्प्लीमेंट द रीसेंट काउंटर क्लास, हमने इम्प्लीमेंट करना है अपनी रीसेंट काउंटर क्लास को। रीसेंट काउंटर इनिशियलाइजेस द काउंटर विद 0 रीसेंट रिक्वेस्ट। आपका जो रीसेंट काउंटर होगा सबसे पहले वो मैम ये चैट में क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट कर दें। आई थिंक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो उन्होंने फिर वो समझा नहीं होगा पहले। जी सर, मैं क्वेश्चन ही रिपीट कर रही हूँ, पहले मैंने जनरली बताया था, अब यहाँ से भी क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है एंड मैं दोबारा भी वो बातें रिपीट कर दूँगी। ओके, ठीक हो। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ना रीसेंट काउंटर आपको एक क्लास दी गई थी, ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि आप ऐसे करो, रीसेंट काउंटर का जो को इनिशियलाइज करो, ठीक है, और सबसे पहले उसके अंदर 0 रिक्वेस्ट रखो। ठीक है, रीसेंट काउंटर जैसे ही आपने बनाया है उसके अंदर अभी क्या है, 0 रिक्वेस्ट है। रीसेंट काउंटर कर क्या रहा है, वो जो भी रिक्वेस्ट आ रही है ना उनका टाइम स्टोर कर रहा है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले रीसेंट काउंटर आपके पास आया, आपने उसको इनिशियलाइज कर लिया किससे, एम्पटी से, लाइक एम्पटी आपने एक उसके अंदर छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, आपके पास एक पिंच आ रहा है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, एड्स अ न्यू रिक्वेस्ट एट टाइम टी वेयर टी रिप्रेजेंट सम टाइम इन मिली सेकेंड एंड रिटर्न्स द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट 3000 मिली सेकेंड इंक्लूडिंग द न्यू रिक्वेस्ट। अब आपके पास ये जो यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है पिंच, या फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में इनपुट में जो लिखा हुआ है पिंच, इसका क्या मतलब है। वो कह रहे हैं कि जो पिंच है ना, पिंच का मतलब ये है कि आपके पास एक न्यू रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, और ये रिक्वेस्ट आ रही है आपके पास किसी भी टाइम पे, और उस टाइम को कह रहे हैं टी। लेकिन ये जो टाइम टी है इसकी खसूसियत ये है कि ये आपको मिली सेकंड में टाइम बता रहा है, ये सेकंड में बात नहीं कर रहा है, ये मिली सेकंड में बात कर रहा है। ठीक है, और ये पिंच जो है ये रिटर्न क्या कर रहा है, जब भी आपके पास पिंच में मिली सेकंड में कोई भी टाइम आ रहा है, आपने रिटर्न क्या करना है कि आपके पास प्रीवियस 3 सेकंड में इस रिक्वेस्ट को मिलाते हुए कितनी टोटल रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, ये सिंपली पिंच फंक्शन पिंच जो है वो ये रिटर्न कर रहा है आपको। अच्छा, स्पेसिफिकली रिटर्न द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दैट हैव हैपेंड इन द इंक्लूसिव रेंज T-3000 टू टी। अब टी से मुराद क्या है, टी से मुराद ये है, ये जो 1 आ रहा है, ये 100, 3001, 3002, ठीक है, ये मिली सेकेंड में टाइम है। आपने रिटर्न क्या करना है, लाइक ये जो आउटपुट है ये क्या बनानी है, आपने क्या करना है, आपने सिंपली वो रिक्वेस्ट काउंट करनी है, वो रिक्वेस्ट रिटर्न करनी है जो पिछले 3 सेकेंड्स में हो चुकी हैं। अब पिछले 3 सेकेंड्स में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, आपने सिंपली क्या करना है, आप फॉर्मूला लगाओगे T-300, और फॉर्मूला नहीं कह सकते हम इसको, रेंज कह सकते हैं, कि आप एक रेंज बनाओगे कि देखें अगर मेरे पास 1 पे लाइक फर्स्ट मिली सेकंड पे एक रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, तो मैंने चेक करना है कि पिछले 3 सेकेंड्स में कितनी रिक्वेस्ट आई है। तो मैं क्या करूँगी, 3000 -1 करूँगी, ठीक है, 3000 मिली सेकेंड -1, इससे क्या होगा कि मुझे क्या मिलेगा, -2000
999, राइट। जिस उससे 1 रिमूव किया, ठीक है। अब ये उन्होंने कहा था कि आपने रेंज बनानी है। जब मैंने 1 से रिमूव किया मेरे पास -2999 आया, और टी मेरे पास क्या है, 1 है। ये मेरे पास रेंज बन गई है। अब इस रेंज में मैंने चेक करना है कि मेरे पास कितनी रिक्वेस्ट आई हैं। अब देखें ये 1 वाली ही आई है ना, तो इसका मतलब है कि पिछले 3 सेकंड में मेरे पास कितनी रिक्वेस्ट आई हैं, एक। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास पिछले 3 सेकंड में एक रिक्वेस्ट आई है। उसके बाद आपके पास आया 100, ठीक है। आपने क्या किया, अब जब भी 100 आया है आपने क्या करना है, पिछले 3 सेकंड में चेक करना है कि इस 100 को मिलाते हुए पिछले 3 सेकंड में कितनी रिक्वेस्ट आई हैं। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली 3000, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 3000 है और यहाँ पे हमने माइनस कर दिया 100, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2900, राइट। सर ये ये ना T-3000 था, तो ये हम 1 - 3000 करें, 3000 - 1 नहीं करें, 1 - 3000, ठीक है। क्योंकि हमें रेंज उन्होंने पहले क्वेश्चन में बताया कि आपने ऐसे कैलकुलेट करनी है, जो टाइम आपके पास आया है उसमें से 3000 माइनस कर दिया, ठीक है। तो 1 - 3000 किया तो आपके पास रेंज आ गई। अब इस रेंज के अंदर आपकी एक ही रिक्वेस्ट आई है। उसके बाद आपने सेकंड कैलकुलेट किया। मैं थोड़ा सा दोबारा आपको ड्रॉ करती हूँ, ये थोड़ा गलत हो गया। हम यहाँ से इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, देखें यहाँ पे उन्होंने क्या बताया हुआ है आपको। सबसे पहले आपके पास रिक्वेस्ट आई, पिंच का मतलब है आपके पास एक रिक्वेस्ट आई है और वो इस टाइम पे आई है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने रेंज निकाली, 3000 - 1 किया तो आपके पास -299 और 1 आएगा। अब इस रेंज में चेक करें कि ये 1 आया ना हमारे पास, तो इस टाइम पे हमारी इस रेंज के अंदर क्या हमें कोई इससे लाइक क्या मिल रहा है, हमें 1 और ये 1 मैच कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक रिक्वेस्ट आई है, आपने 1 रिटर्न कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 100, आप करोगे 100 - 3000, आपके पास बचेगा -2900। और रेंज में हमने आगे 100 भी लिखना है जो हमारे पास करंट रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो आपने पिछले 3 सेकंड में देखना है कि कितनी रिक्वेस्ट आई हैं। अब देखो -2900 से लेके 100 तक कितने कितने आपके पास सेकंड आते हैं। -2900 से चलता हुआ ये 100 तक जाएगा, लाइक -2900 पहले पूरा नेगेटिव में ख़त्म होगा, 0 पे आएगा, फिर 0 से गिनती स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 100 सेकंड तक जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पूरी रेंज के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ से आ रही हैं, इस इनपुट में से आ रही हैं। देखिए 1 भी उस रेंज के अंदर आ रहा है और 100 भी रेंज के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास 2 जो है वो रिक्वेस्ट पिछले 3 सेकंड में आपके बिजनेस के पास आई थी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आया 3001। 3001 को भी सिंपली आप ऐसे करोगे कि 3000 - 3001 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1, राइट। अब 1 आया और उसके अलावा आपके पास अब आपकी रेंज क्या बनी है, आपकी रेंज बनी है 1 से लेके 3001 तक। अब आप चेक करो अपनी इनपुट में कि 1 से लेके 3001 तक मेरे पास कितनी रिक्वेस्ट आई हुई हैं। अब 1 भी आया हुआ है, 100 भी आया हुआ है, 3001 भी आया हुआ है, राइट। तो आपके पास पिछले 3 सेकंड में कितनी रिक्वेस्ट आई हैं, 3, ठीक है। और आपने क्या किया, रिटर्न कर दिया 3 को। अब आया आपके पास 3002। आपके पास रेंज कैलकुलेट करने के लिए आपने सिंपली क्या करना था कि आपने आपने टी माइनस थ्री थाउजेंड करना था, राइट। तो आप 3002 माइनस माइनस करोगे आप उसमें से 3000, राइट। तो आपके पास क्या बचेगा, 2, राइट। 2 बचा। और आपने अपनी रेंज कैसे बनानी होती है कि आपने साथ में जो करंट जिससे आप कैलकुलेट कर रहे हो ना रेंज, उसको भी आपने लिखना होता है अपनी रेंज के अंदर। तो 2 और 3002 है अब हमारे पास हमारी रेंज। अब हमने इस रेंज के अंदर चेक करना है कि इस रेंज में हमारे पास कितने पिछले 3 सेकंड्स में कितनी रिक्वेस्ट आई हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक विंडो है जो जाहिर कर रही है कि ये सिर्फ थ्री सेकंड्स का टाइम है, उससे ज़्यादा का नहीं है। अब अगर जब हम इसको चेक करेंगे तो देखें हमारे पास 1 तो इसमें से एक्सक्लूड हो जाएगा, ऐसे ही है, क्योंकि 1 2 से छोटा है, ठीक है। 2 से लेके 3002 तक की रेंज हमने चेक करनी थी, तो हमारे पास 100 3001 और 3002 ये तीनों हमारे पास इस रेंज में फॉल कर रहे हैं। तो हम 3 जो काउंट है ना कि पिछले 3 सेकंड में हमारे पास 3 रिक्वेस्ट आई हैं, वो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है।
ये क्लियर है सबको कि किस तरह से हो रहा है? अगर मैं आपको दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, देखिए आपका एक बिजनेस था, ठीक है, आपके बिजनेस के पास रिक्वेस्ट आ रही थी जिसको हम पिंज भी कह सकते हैं कि आपको रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। अब जब भी कोई पिंज आएगी ना तो वो साथ में अपना टाइम बताएगी कि मैं इस टाइम पे आई हूँ, ठीक है, अच्छा ये मिस, मैं एक चीज़, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जी सर। मिस, हमारे पास में विंडोज़ के अंदर एंड लिनक्स के अंदर और मैक के अंदर, तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पिंग कमांड होती है, जिससे हम हम्म। नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करते हैं। और इसका काम यही होता है, रिक्वेस्ट सेंड करती है किसी भी, हम लाइक मैं टर्मिनल में लिख सकता हूँ विंडोज़ में पिंग स्पेस google.com। तो अगर तो मेरे पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है तो ये गूगल के सर्वर के पास जाएगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा और रिटर्न में एक रिक्वेस्ट, रिटर्न में रिस्पॉन्स आएगा। तो मीन हमें ये इस तरीके से होता है, ये पिंग कमांड यूटिलिटी है एक सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। हाँ यस सर, आई रिमेम्बर, मैंने भी ये नेटवर्किंग की क्लास में पढ़ा था कि पिंग से आप चेक कर सकते हो, राइट, यू आर राइट। लेकिन हम इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे क्वेश्चन के लिहाज से, लाइक आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पिंग जो है हमारे पास एक नेटवर्किंग की कमांड है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा इजी करके देखना चाह रहे हैं कि अगर हम पिंग से मुराद एक रिक्वेस्ट लें, ठीक है, और हमारे पास रिक्वेस्ट किसी टाइम पे आ रही है, ठीक है, और हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि पिछले जो रिक्वेस्ट अब आई है ना, वो रिक्वेस्ट चेक करना चाह रही है कि मेरे से मुझे मिला के पिछले 3 सेकंड में टोटल कितनी रिक्वेस्ट आई हैं, वो हम कैलकुलेट करके क्या कर दें, आउटपुट में रिटर्न कर दें। फिर ये अगर रिक्वेस्ट आई है तो ये रिक्वेस्ट अपने साथ साथ पीछे भी चेक कर ले कि और कितनी रिक्वेस्ट आई हैं, वो हम रिटर्न कर दें, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट कर लें बाय यूजिंग आप पिंच मेथड, ठीक है, जिसके अंदर हम ये सारा कुछ कर लें, राइट। अच्छा, इस क्वेश्चन की समझ आ गई है कि ये हमने कैसे रेंज निकाली है और कैसे चेक किया है कि ये आउटपुट कैसे बन रही है? अच्छा मिस, हमें इनपुट के अंदर 2D एरे दिया जा रहा है। नहीं, आपको आपको 1D ही एरे दिया जा रहा है, ये देखें। ये इनपुट के अंदर ये दो है, इनपुट के अंदर एक, एक तो ये स्ट्रिंग के अंदर और एक नंबर्स के अंदर, दो, ये क्या मीन मतलब? ये हम ये देखें आपके पास, एक्चुअली हम इसको कह सकते हैं 2D एरे, क्योंकि क्या हो रहा है कि आपके पास यहाँ पे एक एरे के अंदर आपको एरे में दी जा रहे हैं सारे एलिमेंट्स, ठीक है, अच्छा, हमें ऊपर वाली लेकिन इनपुट ये एक मिलेगी ही या एलिमेंट नीचे है। वाली? हमें कौन सी इनपुट आपको मिलेगी? आपको ये इनपुट मिलेगी, आपको ये इनपुट मिलेगी, नंबर्स वाली, ठीक है। नंबर्स मिलेगी। और ये हम्म जो है ना, ये आपको बता रहा है कि ये रिसेंट काउंटर है जो सबसे पहले जीरो, लाइक खाली है, एम्प्टी है। हम्म पिंज आए, पिंज का मतलब ये है कि आपको 1 मिला हम्म है। फिर दोबारा ठीक है। पिंज रिक्वेस्ट आई है, 100 मिला है। फिर पिंज आया, पिंज का मतलब है 3001 आपको मिला है। एंड देन हम्म पिंज 3002 मिला है। हम्म वो ये फार्मूला चीज़, उसने हमें बता दिया कि किस तरीके से हमने उसको निकालना है। जी उसने हमें फॉर्मूला बता दिया कि आप सिंपली क्या करें कि जो भी कोई रिक्वेस्ट आ रही है ना, उस रिक्वेस्ट को मिला के पिछले 3 सेकंड्स तक देख लें कि आपको कितनी रिक्वेस्ट सुनी है, काउंट कर लें। अब यहाँ पे 1 था तो 1 से पीछे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई हुई है, तो ये देखें 1 ही रिटर्न हो गया। 100 से हम्म पीछे आपकी 100 वाली भी रिक्वेस्ट है और 1 वाली भी रिक्वेस्ट है, लेकिन रेंज को निकालने के बाद हमें पता लगा कि ये दोनों रेंज में फॉल कर हम्म रही हैं। ये पिछले हम्म 3000 सेकेंड्स के अंदर ही आई हुई हैं। अगर तो आप वैसे फार्मूला, फार्मूला 3000 -100 करना है या 100 -3000 करना है? 100 -3000 करना है आपने। ठीक हो गया, क्योंकि 3000 हमारे पास वो एक कांस्टेंट है जो हमें पता है कि उसने क्वेश्चन में 3 सेकंड का रिक्वायरमेंट रखी है, तो हम अपने पास एक कांस्टेंट बना लेंगे 3000 का, और माइनस करते जाएंगे और चेक करते रहेंगे इस लूप के ऊपर, अब और ये फिर जो अपडेशन करते रहेंगे। जी जी जी। बिल्कुल, ये देखें आपके पास ना ये रेंज आपको गिवन है। ये रेंज हम्म उन्होंने बता दी है। यहाँ से टी से मुराद ये जो आपको 100 3001 3002 मिले ना, ठीक है। यही, ठीक है। हमारी पिंक और इसके कमांड है। साथ में ये हम्म टी भी वही है, ठीक है। आपने हम्म सिंपली क्या करना है, सबसे पहले 1 -3000 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2999 और 1, ये आपकी रेंज निकली, ठीक है। हम्म आपने इस रेंज में चेक किया कि इस रेंज में मेरे पास तो एक ही बन रहा है, इस रेंज के अंदर 1 ही बन रहा है, तो आपने क्या रिटर्न कर दिया, 1। उसके बाद आपके पास आया 100, आपने सिंपली क्या किया, 100 -3000 किया, आपके पास क्या बना, -2900। और 100 यही वाला आपने रेंज का फॉर्मूला आपको दिया होगा कि यहाँ पे टी आपने वही रखना है, ठीक है। अब आपके पास क्या बना, -2900 और 100। अब आप चेक करें कि इस पूरी रेंज के अंदर कितने एलिमेंट्स इस फॉल कर रहे हैं अब तक। 1 और 100 दोनों इस रेंज 2 के कर अंदर, रहे हैं, जी जी जी। ठीक है, पूरी 2 1 कर, इसमें आता है, 2 भी, 100 भी इसमें आता है, इट्स सेल्फ ऐसे ही है।
उसके लिए आपने हम्म 2 रिटर्न कर दिया। उसके बाद आपके हम्म पास आया 3001। जब हम्म 3001 आया तो आपने फिर से 3001 माइनस 3000 किया। अब आपके पास अब आया 1 से लेके 3000 तक रेंज आई। ठीक है, 1 से हम्म 3000 तक चेक करें कितने एलिमेंट्स आपके पास बन रहे हैं। दो आपके आते पास हैं। 100 एंड नहीं 3000 तक जैसे आपने कहा उस साथ दो ही आते हैं। यहाँ पे 3001 आएगा सर, हाँ गलती अगर से। वन आएगा तो फिर तीन आ ये जाएंगे। देखिए ना, ये देखिए ना, आपने यहाँ पे 3001 कैसे आएगा। हम्म ये देखें, आपकी ये जो टी की वैल्यू तो 3001 है ना, आपने 3001 माइनस 3000 किया तो आपके पास क्या बना, 1 से लेके 3001 तक। तो इसमें आपकी कितनी रिक्वेस्ट बन रही है, 103,001, राइट। हाँ तो ये बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद जी। आपके पास आया 3002। आपने फिर से हम्म उसी तरह निकाली 3002 माइनस 3000, तो आपके पास बना 2 से लेके 3002 तक। टू ठीक है, तक। तो जी। 2 से लेके 3000, अब 1 तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि 1 इस रेंज के अंदर नहीं आ रहा। अब 100, 3001 और 3002 आपकी इस रेंज के अंदर फॉल कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल। 3 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर आप वैसे जी। भी देखें, अगर इस फॉर्मूले के अलावा भी देखें, आपको हम्म क्या कहा था, आपको कहा था कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो आप ये चेक कर लो कि क्या वो 3000 की रेंज में, 3000 मिली सेकेंड की रेंज में है। ठीक है, अब अगर आप 1 को देखें, 1 3000 की रेंज में है तो यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 और 100 हम्म को देखें, ये दोनों 3000 की रेंज में है, 2 आ गया। ऐसे अब ही है। 3001 को देखें तो यहाँ पे हम्म आपके पास, अगर आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला ही, अभी देखिए यहाँ पे आप सिंपली नहीं कैलकुलेट कर सकते, आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है कि हम्म आप कर रहे हो टी में से 3000 माइनस करके फिर रेंज कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपके पास 1 से लेके 3000 तक आ जाएगा। तो आपके पास जी। 3 एलिमेंट्स, तीन मतलब आपको पता है कि रिक्वेस्ट 3 आई हैं पिछले 3 सेकंड्स में, और 3002 पे जाओगे तो आपके पास 3 ही रिक्वेस्ट आई हैं क्योंकि यहाँ से 1 हम्म लिमिट, राइट। ऐसे ही। ओके, अच्छा, किसी को भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो अभी भी। मैम आप ना इसका कोड भी करवा रहे हैं, हमारे पास टाइम कम है तो कोड को देख लेते हैं। जी सर, मैं वही करने लगी हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले एक डी क्यू बनाएंगे। अब यहाँ पे हम डी क्यू को बनाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास एफिशिएंट इंसर्शन और डिलीशन हो जाए। ठीक है, हम सिंपली क्या करेंगे, हम एक क्यू बनाएंगे और यहाँ पे अगर हम इस तरह से लिखें तो ये हमारे पास ना पाइथन में हमें बिल्टन मिल जाता है। ठीक है, डी क्यू जैसे ही हम ये लिखेंगे तो एक एम्प्टी डबल एंडेड क्यू आपके पास इनिशियलाइज हो गई है। ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते, पाइथन के अंदर आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट जी। डी क्यू। ठीक है, आपने एक डबल एंडेड क्यू को इंपोर्ट कर लिया है अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, अभी आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक खाली क्यू आपके पास बन गई है जिसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा, लेकिन ये क्या अलाउ कर रही है कि आप दोनों साइड से ऐड भी कर सकते हो, दोनों साइड से डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा मिस एक क्वेश्चन है, हम्म, सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी सर। हम एरे को भी एज अ डी क्यू ट्रीट कर सकते हैं ना? हम एरे को डी क्यू लिस्ट को ट्रीट नहीं कर सकते। नहीं कर अरे सकते? सर देखें, हमारे पास डी क्यू क्या कर रहा है, दोनों साइड से आपकी एरे जो होती है ना, उसमें अगर आप दोनों साइड से ऐड या डिलीट करना भी चाहते हो तो आपके जो हाँ। ऑपरेशन होते हैं ना वो बिग ऑफ एन में हो रहे होते हैं। लेकिन डबल एंडेड क्यू के अंदर आपके ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम में हो रहे होते हैं, क्योंकि डबल एंडेड क्यू का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आप उसमें ऐड या डिलीट करने जाते हो तो वो आपको उसके फ्रंट या रियर पार्ट से ही कनेक्ट कर रही होती है। ठीक ठीक है है, मिस, तो नहीं मिस वो मेरा सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट आइडिया में मैं कॉन्सेप्ट के तौर पे मैंने बात की है। अंडर द हुड ठीक है वो ऑप्टिमाइज हम्म होगी डी क्यू। हम्म लेकिन हम्म। वैसे एरे भी हो जाता है ना एज अ ट्रीट अगर करना चाहें तो, क्योंकि उसके अंदर भी ऑप्शन होता है हमारे पास, शुरू से भी इंसर्ट कर सकते हैं एंड से भी। लाइक लाइक यस यू आर राइट कि जो आपके पास एरे होती है आप उसमें दोनों साइड से ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, बट हम इसको हम्म डी क्यू नहीं कह सकते। डी क्यू हम्म आपका टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर ठीक आप है। एरे को ही डी क्यू कह दो तो इट इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि एरे के अंदर आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो लीनियर टाइम में है और डी क्यू में आप कॉन्स्टेंट टाइम में करें और कॉन्स्टेंट टाइम बेटर होता है, एज यू जी जी नो। ऐसे ही है। ठीक है। ओके, अभी हम देख लेते हैं कि हम बेंच में कैसे काम कर रहे होंगे। सबसे पहले ना हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट आएगी ना, आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट आई, आप कुछ भी नहीं करोगे, आप सिंपली अपनी रिक्वेस्ट को बोलोगे कि आप डी क्यू के अंदर एंटर हो जाओ। ठीक है, आपने सिंपली डी क्यू के अंदर उसको ऐड करना है। ठीक है, अब डी क्यू के अंदर, सॉरी मैंने दोबारा से डी क्यू लिख दिया, इसको आपने अपेंड करना होता है उसके अंदर। ठीक है, अब जैसे आपके पास अब 1 आया है ना, ये आपने इनिशियली ये खाली बना लिया था। ठीक है, उसके बाद आपके पास 1 आया, इस 1 को आपने ना ऐड कर दिया है अपनी डी क्यू के अंदर।
राइट। उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपना स्टार्ट कैलकुलेट करोगे। आपने अपनी रेंज कैलकुलेट करनी है। आपको पता है कि रेंज कैसे कैलकुलेट होती है, T-3000 से। अब ये आपके पास एक इनिशियल रेंज आ गई है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप एक लूप चलाओगे। आप कहोगे जब तक आपकी क्यू है, ठीक है, जब तक आपके पास क्यू है, और एक और कंडीशन लगाओगे आप कि जब तक आपकी क्यू का जो फर्स्ट एलिमेंट है, हम इसको कहेंगे कि जब तक आपकी क्यू क्यू के जो फ्रंट पे जो भी एलिमेंट पड़ा है वो लेस देन स्टार्ट है। अब लेस देन स्टार्ट से क्या मुराद है, ये देखें, आपका ये रेंज बनी थी T- जब आप